नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मतलब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में। आपको मालूम है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी रखना है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या है। दरअसल आपको मालूम है 1924 की बात है, 1924 की। 1924 में फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच साइंटिस्ट, नाम था पूरा इनका लुइस डी ब्रॉगली साहब ने अपनी बात रखा। कब बात रखा? 1924 में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इनसे पहले 1905 में 1905 में आइंस्टीन साहब ने यह बात बता रखी थी कि सर जो लाइट होता है ये लाइट डुअल प्रॉपर्टी को शो करता है। लाइट की डुअल प्रॉपर्टी होती है, एक लाइट की प्रॉपर्टी वेव फॉर्म है और दूसरा उसका पार्टिकल नेचर का। तो सर हमको इतना तो मालूम था कि लाइट डुअल प्रॉपर्टी को शो करती है, दोहरी भूमिका को अदा करती है, एक तरंग मतलब वेव और एक पार्टिकल मतलब कण। सर ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से लाइट डुअल प्रॉपर्टी को शो करती है, ठीक उसी प्रकार से सर अन्य पार्टिकल, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो अथवा माइक्रोस्कोपिक हो। माइक्रो का मतलब ऐसे पार्टिकल जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, उसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलेंगे। और ऐसे पार्टिकल जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता ना पड़े, हम अपनी नंगी आंखों से भी उसको देख सके, बड़े बड़े पार्टिकल हो, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोल रहे हैं। तो सर लुइस डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि सर जो मटेरियल पार्टिकल हैं, वो मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के रूप में भी हो सकता है, प्रोटॉन के रूप में भी हो सकता है, वो मटेरियल पार्टिकल अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। सर जो भी मटेरियल पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या कोई मेटल पार्टिकल ले लें, या कोई हम लोग मॉलिक्यूल ले लें, एटम ले लें, या कोई लोहे का टुकड़ा ले लें। तो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, ये कुछ भी हो सकता है। या कोई आयरन का पीस ले लें, या कोई छोटा सा पार्टिकल और ले लें। तो सर जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं, ये सभी भी लाइट की तरह डुअल प्रॉपर्टी को शो करती हैं। मतलब कि लाइट की तरह ये भी पार्टिकल नेचर को शो करती हैं, साथ में वेव नेचर को भी शो करती हैं। तो बस आपको इतना ही जानना है कि 1924 में फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि जिस प्रकार से लाइट डुअल प्रॉपर्टी को शो करती है, ठीक उसी प्रकार से अन्य पार्टिकल भी, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल भी डुअल प्रॉपर्टी को शो करती हैं। मतलब उनका पार्टिकल नेचर भी होगा, साथ में वो वेव नेचर को भी शो करती हैं। तो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को डुअल प्रॉपर्टी को शो करती हैं। ये बात हमें कौन बता रहा है? लुइस डी ब्रॉगली साहब ने। ये तो थ्योरी की बात हो गई कि सर ठीक है, आपने कहा कि 1924 में फ्रांस के रहने वाले लुइस डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि जितने भी मटेरियल के पार्टिकल होंगे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल या किसी आयरन पीस के रूप में हो सकता है। ये मटेरियल पार्टिकल भी प्रकाश की तरह, लाइट की तरह डुअल प्रॉपर्टी मतलब पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म को, दोनों से रिलेशन रखती हैं, दोनों से एसोसिएशन रखती हैं, दोनों को शो कर सकती हैं। सर जो मटेरियल पार्टिकल होगा, उस मटेरियल पार्टिकल का बिल्कुल बात है कि सर वेव फॉर्म को शो कर रही है तो वेव होगा, और उस वेव की एक पार्टिकुलर एक निश्चित वेवलेंथ होगी। तो मटेरियल पार्टिकल के वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया, जिस इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन के नाम से जाना गया। तो आप इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ लिए कि सर 1924 में फ्रांस के रहने वाले लुइस डी ब्रॉगली ने कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, वे सभी पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म को शो करेंगे, मतलब डुअल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। सर इस लुइस डी ब्रॉगली के अनुसार जो भी हमारे
वेव थी, उस वेव को डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो मटेरियल पार्टिकल के वेव फॉर्म का जो भी वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ को कंसीडर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक समीकरण डी ब्रॉगली साहब ने दिया, जिसको हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में, मतलब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में जरा पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन है क्या? डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार, किस थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं सर? हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, PLANK, प्लैंक क्वांटम, QNT क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक सर हमें मालूम है कि E का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला hν के बराबर होता है, जहां पर H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जहां पे फ्रीक्वेंसी है। अगर इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, तो आपने आइंस्टीन के मुताबिक भी एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन आपने इसके अनुसार फार्मूला पढ़ा है, E बराबर mc²। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर सेकंड मान लें। जरा सोचो यार, ये E बराबर hν इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये E बराबर mc² इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो आप इसको देखो, इसका बायां पक्ष E है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां भी बायां पक्ष लेफ्ट साइड में E है, तो E बराबर इतना, E बराबर इतना, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे बाबू? कहा सर बिल्कुल बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या सर? यहां पे कंपेयरिंग इक्वेशन, तुलना कर रहे हैं किसको? फर्स्ट एंड कौन सा इक्वेशन तुलना करेंगे? सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग तुलना करेंगे। सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जब तुलना करेंगे आप, तो तुलना करने के बाद इसका मतलब हो गया कि सर यहां पे आप hν का जो डाटा होगा, वो hν का डाटा किसके बराबर हो जाएगा? mc² के। जरा सोचो, अगर hν का डाटा mc² के बराबर हो जाएगा, मैं यहां पे अब लिख देता हूं इसके आगे, ये mc² के बराबर हो जाएगा, तो हमको ये भी मालूम है, क्या मालूम है सर? बट न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। अगर न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है, तो क्या यहां पे बताइएगा मुझे, यहां पे h इंटू c/λ इज इक्वल टू mc² नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं, आपने न्यू के बदले c/λ लिख दिया है, तो ये h इंटू c/λ इज इक्वल टू mc²। क्या ये बेटा एक सी से एक सी कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे h/λ इज इक्वल टू क्या mc नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। सर आप लैम्डा को उधर ले जाइए, mc को उधर लाइए, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h/mc। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, इसी को डी ब्रॉगली इक्वेशन करते हैं, बोलते हैं लैम्डा बराबर h/mc, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट है, m जहां पे मास है, c जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आपको चूंकि ये मालूम है कि सर डी ब्रॉगली का इक्वेशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दोनों प्रकार के पार्टिकल पे लागू होती है। इस कारण से इस m को, जहां पे यहां पे अगर m की बात करें तो ये मास ऑफ लाइट है, इस मास ऑफ लाइट को मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसको मटेरियल पार्टिकल के रूप में लिखेंगे तो c जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसको भी वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल के रूप में लिख सकते हैं। तो जो लैम्डा बराबर h/mc है, इस फार्मूले को हम चाहें तो हम आगे क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बराबर h/mv। आप इस फार्मूले में भी लिख सकते हैं। सर यहां पे h प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या है? मास ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, प्रोटॉन लीजिएगा, एटम लीजिएगा, मॉलिक्यूल, कुछ भी ले सकते हैं। v क्या है? सर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। अब सर हमको यह भी तो मालूम है कि मोमेंटम, हिंदी में संवेग बोलते थे, मोमेंटम बराबर होता है mv। क्या इस फार्मूले को हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h/p के रूप में नहीं लिख सकते? क्या बिल्कुल लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h/p के भी रूप में लिख सकते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, और न्यूमेरिकल जब आते हैं तो आपको याद होना चाहिए, h की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और h की वैल्यू आपको मालूम है 6.6 इंटू 10⁻34। ये वैल्यू आपको 6.6 इंटू 10⁻34, ये आगे
केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये आपको एच की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब एच की वैल्यू ये केजी में लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एम क्या है सर? एम के बदले आप मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन शब्द का यूज करेगा तो आपको मास नहीं दिया रहेगा, आपको मास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना पड़ेगा। सर हमको ये बताइए इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है? आपने पढ़ा है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में केजी की वैल्यू रखना होगा, लेकिन क्वेश्चन में तुमको ये ग्राम में देगा, ग्राम में देगा तो -28 ग्राम दिया होगा। तो अगर आपको केजी में बदलना होगा तो -28 को -3 से मल्टीप्लाई करके -31 कर लीजिएगा। यह इलेक्ट्रॉन की मास है। क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो यह डाटा अपनी तरफ से रख दीजिएगा। सर यहां पे वेलोसिटी की बात, v मतलब वेलोसिटी, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये आप अपने मन से, वहां क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा। p जहां पे क्या है? P का मतलब है सर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आप यहां पे इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ये पार्टिकल का मोमेंटम है। सर इस आधार पे आप क्वेश्चन लगाइएगा, निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली इक्वेशन जो होता है ये माइक्रो मैक्रो लागू दोनों के लिए इक्वेशन होती है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम मॉलिक्यूल के लिए, जो अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, सिर्फ उनके लिए ये अप्लाई किया जाता है। लेकिन सर आपने कहा कि इस फार्मूले का यूज माइक्रो मैक्रो दोनों के लिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस जो महत्व है सिर्फ किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। चूंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में एवरीडे लाइफ में बड़ी बड़ी वस्तुएं यूज करते हैं। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो यूज करते नहीं, वो हमें दिखता ही नहीं है। इस कारण से हमारे दैनिक जीवन में सर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट या इक्वेशन या हाइपोथेसिस का कोई सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं है। याद रखना, शब्दों पे मेरी ध्यान देना। डी ब्रॉगली इक्वेशन माइक्रो मैक्रो दोनों प्रकार के पार्टिकल पे लागू होगा, लेकिन इसका महत्व केवल माइक्रो के लिए है, मैक्रो के लिए नहीं है। क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इस कारण से हमारे दैनिक जीवन में डी ब्रॉगली इक्वेशन का भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन आपको बता दिया कि 1924 में फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट थे लुईस डी ब्रॉगली। इन्होंने कहा सर जिस प्रकार से लाइट डुअल प्रॉपर्टी को शो करती है, ठीक उसी प्रकार से मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम मॉलिक्यूल भी निश्चित रूप से डुअल प्रॉपर्टी शो करती हैं। मतलब उनका पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा। सर इनके वेव का एक निश्चित वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे एक इक्वेशन के द्वारा। इस इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलेंगे। ये इक्वेशन मैंने डिराइव करा दिया, आया कहां से ये आपको बता दिया। अब ये डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज तमाम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन निकालने के लिए करते हैं। आपसे वेवलेंथ पूछेगा और वेवलेंथ का मतलब ये लैम्डा की वैल्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। इस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि बेटा ये बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, या क्वेश्चन में इसको देगा और आपसे मोमेंटम या मास या वेलोसिटी कुछ भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं मैं भी उसका डिस्कशन कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बात को। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूं कि डी ब्रॉगली इक्वेशंस पे किस आधार पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। न्यूमेरिकल ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। अब डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के आधार पर न्यूमेरिकल की बात करिए। सर एक पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको मैं लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ के लिख देता हूं। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving with a velocity of
10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। पहले कह रहा है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मतलब लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। उस इलेक्ट्रॉन के विथ वेलोसिटी, आप इतना वेलोसिटी दिया है। आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया है अभी। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था? हमको आंसर यहां पे सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को लगा रहा हूं, जरा देखिएगा। हमको मालूम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या मालूम है? डी ब्रॉगली इक्वेशन अभी मैंने डेराइव कराया था। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है बताइए? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। जहां पे हमको मालूम है यही लैम्डा हमसे पूछ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसको पूछ रहा है। तो लैम्डा बराबर एच की वैल्यू अभी मैंने बताया था 6.6 इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे मास आपको इलेक्ट्रॉन चूंकि शब्द यूज किया है इसलिए क्वेश्चन में मास आपको अपने से रखना पड़ेगा। तो मास की वैल्यू कितना रखेंगे? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। चूंकि ये वैल्यू केजी में रखा है आपने एच की, इसलिए ये भी केजी वाली वैल्यू रखेंगे। याद रखिएगा यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर मास आप केजी में रख रहे हैं, एमकेएस पैटर्न में आप रख रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको मीटर पर सेकेंड में रखना पड़ेगा। और वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में दे रखा तो आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसको मीटर में चेंज करिए, तो मीटर में चेंज करेंगे तो ये 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू 10⁻6 लिखा मैंने। क्यों लिखा? याद रखना। तुम कहोगे 10⁸ क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड में था और वैल्यू मुझे रखना किस में था? मीटर पर सेकेंड में। एमकेएस पैटर्न में लगाएंगे ना। अगर इसकी वैल्यू केजी होगी तो ये भी केजी होगी, तो इसको तो मीटर में रखना पड़ेगा। इसको सेंटीमीटर कब लिख सकते थे? जब इसको ग्राम में लिखते। क्योंकि ग्राम में तो मास रखा नहीं है, केजी में रखा है, तो इसलिए ये वैल्यू मीटर में रखना पड़ेगा। और 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁶ 100 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड में। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जब ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद 7.27 वैल्यू आएगी। 7.27 इंटू 10⁻⁻10, ये 10⁻⁻10 ये आंसर मीटर में आएगा। यही आपके पास ये आंसर हो गया। और ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बीएससी में पूछे जाते हैं। बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा था और आपको वेलोसिटी दे रखा था। फार्मूला मालूम है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच की वैल्यू कांस्टेंट है, वो वैल्यू मालूम है। मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, वो वैल्यू आपको मालूम है। एच और एम की वैल्यू आपको मालूम थी, आपने रख दिया। वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया था तो मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इतने आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लगाता हूं डी ब्रॉगली पे। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पे, डी ब्रॉगली इक्वेशन पे दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व का क्वेश्चन है। देखिए ए मूविंग इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन दिया हुआ है। ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये जो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं ये सभी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। हैज 4.55 इंटू 10⁻⁻25 10⁻⁻35 जूल, 10⁻⁻25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके आगे कह रहा है कैलकुलेट्स इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ इफ कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ये डाटा आपसे कह रहा है, फिर से वेवलेंथ पूछ रहा है। इस बार आपको क्या दिया है? इतना जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी दिया है और हमसे लैम्डा पूछ रहा है। जरा सोचो, क्या आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर, फार्मूला मालूम है, आपने बहुत पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू आपसे दे रखा है 4.55 इंटू 10⁻⁻25। ये डाटा दे रखा है। अब ये डाटा दे रखा है तो यहां से बेटा अगर हम लोग mv स्क्वायर की बात करें तो ये mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हमें यहां बता रहा 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 4.55 इंटू 10⁻⁻25 नहीं हो जाएगा?
सर आपने क्या किया, ये 1/2 था तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके बताओ जरा क्या होगा। mv स्क्वायर बराबर 2 5 10 को 0 80 ले 1, 2 5 10 1 11 को 80 ले 1, 2 चौके 8 1 9 9.10 ये आंसर आएगा। इंटू ये आंसर नहीं 10⁻25 ये mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ पे v स्क्वायर बराबर निकालिए तो m को नीचे लाना पड़ेगा, m को नीचे लाएंगे तो 9.1 इंटू 10⁻25 और अपान 9.1 इंटू 10⁻31। सॉल्व करिए, 9.1 से 9.1 कैंसिल हो जाएगा, 25 6 31। ये सॉल्व करेंगे तो नीचे -6 आएगा और -6 आएगा तो ऊपर ले जाएंगे आप तो ये v बराबर 6 10⁻6 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट किया है क्योंकि स्क्वायर था तो v की वैल्यू आ जाएगी 10⁻3। ये वैल्यू आपकी आ गई मीटर पर सेकेंड में, आपकी वेलोसिटी आ चुकी है 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। और आपको मालूम है, क्या मालूम है सर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mb होता है। तो लैम्डा बराबर h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। ये जो वेलोसिटी आई है डी ब्रॉगली वेवलेंथ चूंकि पूछा था तो लैम्डा बराबर h/mb होता है, इसलिए लैम्डा बराबर ये h की वैल्यू रख दीजिए, m रख दीजिएगा 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी आप निकाल के लाए हैं 10⁻3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी लैम्डा निकल के आ जाएगी और ये लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी तो 7.25 इंटू 10⁻7 ये वैल्यू फिर से लैम्डा की आ गई और ये वैल्यू मीटर में आएगी। ये आपका आंसर आ गया। आपको करना क्या था, आपको काइनेटिक एनर्जी दिया था, वेवलेंथ पूछा था, तो आपने क्या किया, सर वेवलेंथ पूछा है तो हमको लैम्डा बराबर h/mb, मतलब वेवलेंथ तभी निकलेगा जब मुझे h मालूम हो, m मालूम हो, v मालूम हो। h तो मुझे मालूम था, m मालूम था, लेकिन v नहीं मालूम था। इस v को निकालने के लिए मैंने काइनेटिक एनर्जी 12 mv स्क्वायर बराबर ये डाटा जो दिया था रख दिया। यहां से m मालूम था तो v स्क्वायर बराबर ये वैल्यू आ गई, फिर v बराबर इतना, यही v की वैल्यू यहां पे लाके मैंने रख दिया और हमारा लैम्डा का आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लगा लेंगे। एक क्वेश्चन और लगाता हूं, और किस प्रकार से क्वेश्चन डी ब्रॉगली इक्वेशन से पूछेंगे। आप डी ब्रॉगली इक्वेशन का तीसरा क्वेश्चन देखें। अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन करा रहा हूं। अनसॉल्व्ड के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कैलकुलेट द, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएट, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएट with an electron which is traveling मतलब यात्रा करना,